अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीपीयू स्केड्यूलिंग। सीपीयू स्केड्यूलिंग को डिस्कस करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं। हमने तीन तरह के स्केड्यूल्स पढ़े थे, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर और मीडियम टर्म स्केड्यूलर पढ़ा था। अच्छा, हम ज़रा रिकॉल करें, वी टॉक्ड अबाउट शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है कि वो रेडी क्यू में से किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उसकी सिलेक्शन के बाद उसको वो सीपीयू एलोकेट कर देता है। यहाँ पर हमने जो डिस्कशन की थी, आपको याद होगा, उसमें हमने डिस्पैचर को भी डिस्कस किया था। डिस्पैचर का काम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का होता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है कि एक प्रोसेस से सीपीयू लेकर किसी दूसरे स्केड्यूल प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड करना। सो द पर्पस ऑफ द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर is to select among the process in the ready queue and call dispatcher the current executing process will stop executing by the CPU and the next scheduled process will get the CPU and start its execution। जैसे हमने कहा कि ये काम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की मदद से किया जाता है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वो कौन से क्राइटेरियाज होंगे जिसकी मदद से हम किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि कौन से वो एल्गोरिदम्स होंगे जिनको यूज़ करते हुए रेडी क्यू में से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर रेडी क्यू में 5 प्रोसेस पड़े हुए हैं, अब कौन सा वो पहला प्रोसेस होगा जिसको सीपीयू मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्केड्यूल प्रोसेस कौन सा होगा, नेक्स्ट थर्ड कौन सा होगा। तो डेफिनेटली ये काम रेंडमली तो नहीं किया जा सकता कि अपनी मर्जी से कोई एक प्रोसेस उठा लिया जाए फिर रेंडमली दूसरा उठा लिया जाए। तो डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो लाजमी यूज़ होंगे। तो इन्हीं स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली स्लाइड में यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, स्केड्यूलिंग प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू, कि बेसिकली सीपीयू स्केड्यूलिंग है क्या, कि हमने प्रोसेसेस को स्केड्यूल करना है जो कि रेडी क्यू में मौजूद है। अच्छा, उसके लिए ये काम करता कौन है? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर करता है सिलेक्शन का काम, और उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्केड्यूलर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम है और इससे मिलती जुलती डायग्राम हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इसमें बताया ये जा रहा है कि हमारे जो कुछ प्रोसेस जो हैं, या पर्टिकुलरली वो प्रोसेस जो रेडी क्यू के अंदर मौजूद है, इनको सीपीयू भी एग्जीक्यूशन चाहिए होती है और इनको कोई आईओ भी परफॉर्म करनी होती है। जब एक प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है और जिस दौरान वो कोई सीपीयू बर्स्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, उस दौरान कोई दूसरा प्रोसेस हो सकता है वो वेट फॉर द सीपीयू हो, और अगर वो सीपीयू परफॉर्म करने के बाद उसको कोई आईओ परफॉर्म करनी है और अगर आईओ अवेलेबल नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल वेट फॉर आईओ। और जैसे ही आईओ अवेलेबल हो जाती हैं तो वो आईओ परफॉर्म करना शुरू कर देता है और उसकी आईओ बस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो पर्टिकुलरली एक प्रोसेस आया, उसको सीपीयू मिला। सीपीयू के बाद जब कोई दूसरा प्रोसेस है, जिस दौरान पहला प्रोसेस सीपीयू बस परफॉर्म कर रहा है, उस दौरान दूसरा प्रोसेस जो होगा वो सीपीयू के लिए वेट कर रहा होगा। और जैसे ही एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू बस्ट अपनी कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद वो अपनी आईओ बस कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से वो दोबारा सीपीयू को मिल जाएगा स्केड्यूल होने के बाद, एंड अगेन आईओ बस। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वो सीपीयू बस और आईओ बस की
एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की थी। अच्छा, इसमें आपको इस डायग्राम में ग्राफ नज़र आ रहा है और इसमें हम बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि जब एक प्रोसेस जिसको जो कि पर्टिकुलरली सीपीयू बाउंड प्रोसेस होगा, या जिसको हम कहेंगे जिसको सीपीयू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, तो उसके लिए जो है वो सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो पर्टिकुलरली अगर हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बस ड्यूरिंग मिली सेकेंड कि एक सीपीयू बस जो है वो चल रही है और इस पर्टिकुलर टाइम पे जब उसको सीपीयू मिला और उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई हुई फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड, और जैसे ही उसकी वो बर्स्ट कंप्लीट हुई उसके बाद वो एक कांस्टेंट पे टाइम पे वो चला गया। ठीक है, मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जब उसको सीपीयू मिला वो हाई फ्रीक्वेंसी पे चला गया, उसके बाद जो प्रोसेस है वो पर्टिकुलरली उसकी जो सीपीयू बस की फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। एंड अगेन जब दोबारा उसकी कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म होनी है तो अगेन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो सकती है। तो ये हिस्टोग्राम हम बता रहे हैं सीपीयू बस टाइम के हवाले से। अच्छा, तो सीपीयू स्केड्यूलर्स में हमने बात स्टार्ट की थी शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की। तो हमने कहा था शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, सिलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम अमंग द processes in the ready queue, invoke the dispatcher to have the CPU allocated to the selected process. फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है यूजिंग सम scheduling algorithm. After that, short term scheduler invoke the dispatcher and किसी भी जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उसकी स्टेट को सेव करते हुए जो स्केड्यूल्ड प्रोसेस है उसकी स्टेट को सीपीयू में लोड किया जाता है। यही बात यहाँ पर हम बयान कर रहे हैं। अच्छा, डिस्पैचर की बात यहाँ पर जो हमने की है, डिस्पैचर गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। कि भाई एक प्रोसेस सेलेक्ट किया है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड करना ये डिस्पैचर का काम है। दिस इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है किसी एक प्रोसेस से सीपीयू लेकर किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड कर देना। दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। स्विचिंग टू यूजर मोड, तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है कंट्रोल यूजर मोड में चला जाता है, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू स्टार्ट इट। कि जैसे ही एक प्रोसेस से जब सीपीयू ले लिया जाता है उसकी स्टेट सेव होती है, जब दोबारा उस प्रोसेस को सीपीयू अगेन स्केड्यूल होने के बाद मिलता है तो पर्टिकुलर प्रॉपर लोकेशन से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो दोबारा नए सिरे से स्टार्ट नहीं होगा, जितनी उसकी स्टेट सेव हो चुकी है वहीं से उसको रीस्टार्ट किया जाता है। अच्छा, डिस्पैच लेटेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग। तो डिस्पैच लेटेंसी क्या है कि एक प्रोसेस से सीपीयू लेकर किसी दूसरे प्रोसेस को प्रोवाइड करना सीपीयू, तो इसको हम लेटेंसी टाइम या डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। यानी कि वो टाइम जिस दौरान डिस्पैचर किसी एक प्रोसेस से सीपीयू लेकर किसी दूसरे प्रोसेस को प्रोवाइड कर देता है। और आम तौर पर इट डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर कि आपका वो आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन किया गया है, बट इट इज़ नॉर्मली डन इन फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। ओल्ड सीपीयू सिस्टम्स में ये मिली सेकेंड में हो सकती है, लेकिन आजकल के लेटेस्ट जो सिस्टम्स हैं ये माइक्रो इवन के वो नैनो सेकंड में भी ये हो सकती है। सीपीयू स्केड्यूलर्स में हम फर्दर जो डिस्कशन हमारी चल रही है उसमें हम कहते हैं द सीपीयू स्केड्यूलिंग डिसीजन मे टेक प्लेस व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। देखें कब कब हम कह सकते हैं कि सीपीयू स्केड्यूलर जो है वो काम अपना स्टार्ट करेगा, या ये कह लें कि
किस किस वक्त में शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो इन्वोक होता है और अपनी जो है वो सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट करता है कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा जिसको सीपीयू प्रोवाइड करना है. वन ऑफ द रीजन टू इन्वोक द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इज when a running process switches from running to waiting state. अब हुआ क्या, एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा था, उसको कोई आयो परफॉर्म करनी है तो डेफिनेटली वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में आ जाएगा. तो हम जानते हैं कि वेटिंग स्टेट एक प्रोसेस की क्या होती है कि जब वो किसी आयो के लिए वेट कर रहा होता है बट द आयोज आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, कि आयोज अभी अवेलेबल नहीं है. तो पहली रीजन स्केड्यूलिंग डिसीजन के हवाले से, जब एक प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में है वो वेटिंग में चला गया, इट मींस कि नाउ द सीपीयू इज आइडल एंड रेडी टू गेट द नेक्स्ट प्रोसेस and the short-term scheduler has to select that particular process that is given to the CPU. ओके, तो ये फर्स्ट रीजन होगी. सेकंड इज स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट. कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोसेस की आईओ बर्स्ट सॉरी सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, उसका सीपीयू टाइम स्लाइस खत्म हो जाता है, तो वो वापस रेडी स्टेट में आ जाता है. तो यहाँ पर रेडी स्टेट का मतलब ये है कि उसको कोई आईओ परफॉर्म नहीं करनी, लेकिन सीपीयू क्यों ले लिया गया उससे, बिकॉज उसका जो सीपीयू बस थी वो एक्सपायर हो चुकी थी. सो वो वापस रेडी क्यू में आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्केड्यूल प्रोसेस दैट इज सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर विल बी स्केड्यूल्ड. अच्छा, अभी तक मैंने ये बात नहीं बताई कि वो प्रोसेस कौन सा होगा जिसको सीपीयू स्केड्यूल करेगा. तो इसका आंसर क्या है, इट विल डिपेंड्स अपॉन द स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो हम लेटर और आज हम एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम मल्टीपल स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक प्रोसेस से सीपीयू ले लिया गया है तो नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा जिसको अब स्केड्यूल किया जाएगा या जिसको अभी सीपीयू प्रोवाइड किया जाएगा. तो सेकंड रीजन इज जब एक प्रोसेस रनिंग से रेडी स्टेट में आता है तो फिर ये डिसाइड करना पड़ता है विच विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस टू गेट द सीपीयू. द थर्ड रीजन इज स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट. अच्छा, अगेन एक प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में था, वो कोई आयो के लिए वेट कर रहा था, उसने आयो परफॉर्म कर ली और वो दोबारा रेडी स्टेट में आ गया. नाउ इट इज रेडी टू गेट सीपीयू, कि अब वो सीपीयू के लिए दोबारा रेडी क्यू के अंदर मौजूद है. द लास्ट रीजन इज एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी लाइफ टाइम खत्म होगी, मींस के वो अब कंप्लीट हो चुका है, तो वो टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा. तो आई सजेस्ट के इनको पढ़ने से पहले, ये जो हमने प्रीवियस एक मिनट से पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था कि सीपीयू स्विचेस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, उसको ज़रा रिकॉल कीजिएगा, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड हो जाएंगी. Scheduling under 1 and 4 is non-preemptive. All other scheduling is preemptive. अच्छा, ये प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या है? अच्छा, तो थोड़ा सा इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी छोटी सी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा दूँ कि एक प्रोसेस है, ये उसका सीपीयू बस्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसका सीपीयू बस्ट है, यानी कि इतने टाइम के लिए इसको सीपीयू दिया जाएगा. और फॉर एग्जांपल है ये 4 मिली सेकेंड है, ठीक है, ये 4 मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए उसको सीपीयू मिलना है. तो अगर तो इसकी ये सीपीयू बर्स्ट को कंप्लीट करने के बाद इस प्रोसेस से सीपीयू लिया जाएगा, दैट इज नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव, कि जितने टाइम के लिए एक प्रोसेस को सीपीयू चाहिए है उतना टाइम कंप्लीटली मिले. प्रीएम्प्ट का मतलब ये है कि बिफोर कंप्लीटिंग द सीपीयू बर्स्ट हम उस प्रोसेस से सीपीयू जबरदस्ती छीन लेते हैं, ले लेते हैं, प्रीएम्प्ट कर लेते हैं बिफोर कंप्लीटिंग इट्स बर्स्ट, कि किसी वजह से. अब वो रीजन क्या है, वो रीजन अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीएम्प्टिव में ये है कि ये जो उसका बर्स्ट टाइम था 4 मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का जो उसका बर्स्ट टाइम था,
ये कंप्लीट होने से पहले ही उसको सीपीयू हमने उससे ले लिया। उसकी रीजन, बट वन ऑफ द रीजन इसके कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है और उसको हमने सीपीयू प्रोवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक किसी जगह पर काम कर रहे हैं और कोई क्लाइंट, वहां पर कोई इंप्लॉइज हैं, इंप्लॉइज के प्रोसेस हैं, आपके कोई सीईओ है उसके भी प्रोसेस है। अच्छा, आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई सीईओ है, आपका डायरेक्टर है, उसका कोई प्रोसेस आ गया, डेफिनेटली उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी आपके प्रोसेस के मुकाबले में। तो आपके प्रोसेस से सीपीयू लेकर जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में आया है उसको स्केड्यूल कर दिया जाएगा बिफोर कंप्लीटिंग द सीपीयू बर्स्ट ऑफ योर प्रोसेस। दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रीएम्प्टिव, कि उसको प्रीएम्प्ट कर लिया गया, एक प्रोसेस को सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट होने से पहले ही उससे सीपीयू ले लिया गया। तो नॉन प्रीएम्प्टिव मींस लेट द प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स सीपीयू बर्स्ट, कि जो भी उसका सीपीयू, जितना भी उसका सीपीयू बर्स्ट है उसको कंप्लीट होने से पहले उससे सीपीयू लिया नहीं जाएगा। तो इसको, ऐसी स्केड्यूलिंग को हम नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं, जिसमें सीपीयू बस कंप्लीट होने से पहले सीपीयू लिया नहीं जाता किसी प्रोसेस से। जबकि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में किसी भी प्रोसेस से सीपीयू बस कंप्लीट होने से पहले सीपीयू लिया जा सकता है। होपफुली ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं आगे स्लाइड पर। स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है, हम को किस तरीके से स्केड्यूल करेंगे किसी प्रोसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीपीयू यूटिलाइजेशन, कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। हम स्केड्यूलिंग किस वजह से कर रहे हैं? वन ऑफ द रीजन इज वी वांट टू कीप सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। भाई जितना ज्यादा सीपीयू बिजी रहेगा, इट मीन्स कि हम उस रिसोर्स को, जो कि हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है, उसको हम सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पहली रीजन इज। Number two is throughput. Throughput is the number of processes that complete their execution per time unit. Throughput का मतलब है एक यूनिट टाइम में हमारे कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं या कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक मिली सेकेंड में हमारे कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज द थ्रूपुट। दूसरी तीसरी चीज जो है वो है टर्न अराउंड टाइम, the amount of time to execute a particular process। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है एक प्रोसेस रेडी क्यू में आने के बाद उसकी कंप्लीशन तक जितना टाइम लगता है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द टर्न अराउंड टाइम। एंड वी वांट टू मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस। वी वांट टू मैक्सिमाइज द थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस एक यूनिट टाइम में हमारे एग्जीक्यूट हो। waiting time, amount of time a process has been waiting in the ready queue। अब waiting time का मतलब यहाँ पर क्या है, देखें एक प्रोसेस है वो रेडी क्यू में आया, उसको सीपीयू चाहिए और सीपीयू करंटली अवेलेबल नहीं है। नाउ दैट प्रोसेस इज वेटिंग इन द रेडी क्यू टू गेट सीपीयू। अब इस टाइम को, जिस दौरान वो सीपीयू के लिए वेट कर रहा है, उसको हम वेटिंग टाइम कहेंगे। अगेन मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये वेटिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिहाज से? तो यकीनन ये टाइम कम होना चाहिए, कि जितना प्रोसेस को कम वेट करना पड़ेगा उतना ज्यादा हमारा एल्गोरिथम या हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सो नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि एक प्रोसेस जो रेडी क्यू में आया है, कितने टाइम को बाद उसकी जो है उसको रिस्पॉन्स दिया गया है। हम यहाँ पर आउटपुट की बात नहीं कर रहे, हम उसके पहले रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस रेडी क्यू में आया है, आने के बाद उसकी जो सीपीयू उसको मिला, यानी कि जो उसको पहला रिस्पॉन्स मिला, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि रिस्पॉन्स का मतलब उसकी आउटपुट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उसकी आउटपुट कब आई है, हम ये कह रहे हैं कि उसको जो पहला रिस्पॉन्स मिला है उसका टाइम कितना था। जैसे कि अगर हम बात करेंगे टाइम शेयरिंग सिस्टम में, मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ द मल्टीपल यूजर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हर यूजर चाहता है कि उसको
उसके प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा आपको कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वेबसाइट में आपने एक वेब एड्रेस लिखा, यूआरएल लिखा आपने वेब पे जाकर, और जैसे ही आपने एंटर की प्रेस की तो आपके जो वेब सर्वर ने आपको एक फौरी तौर पर पहला रिस्पॉन्स दिया। उसके वेबसाइट का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके ऊपर कोई इमेजेस आ गए, या उसका आपको ऐसे लगा कि इट इज अबाउट टू एग्जीक्यूट, दिस वेबसाइट इज अबाउट टू एग्जीक्यूट, कि आपको रिस्पॉन्स मिल चुका है, अब ये एग्जीक्यूट होने वाला। अभी वो एग्जीक्यूट बेशक नहीं हुई, लेकिन रिस्पॉन्स मिल गया फ्रॉम द वेब सर्वर। दिस इज व्हाट इज नोन एज द रिस्पॉन्स टाइम। अगेन पढ़ लेते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम one when a request was submitted until the first response is produced, कि जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट हुई और उसके बाद जो पहला रिस्पॉन्स मिला उसको हम आउटपुट नहीं कह रहे, दिस इज व्हाट इज नोन एज द रिस्पॉन्स टाइम। सो ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, कि हम किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं। नंबर वन, वी वांट टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा सीपीयू है ज्यादा से ज्यादा बिजी रहे, ज्यादा से ज्यादा उसकी यूटिलाइजेशन हो। दूसरी बात, हमारे एक यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो, दिस इज व्हाट इज नोन एज द मैक्सिमाइज द थ्रूपुट। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो टर्न राउंड टाइम है वो मिनिमाइज किया जा सके। अगेन टर्न राउंड टाइम क्या था जो मैं बताया, कि एक प्रोसेस किस टाइम पे सीपीयू आया और किस टाइम पे वो टर्मिनेट हुआ है, वो उसका टर्न राउंड टाइम होता है। एंड वी वांट टू मिनिमाइज द टर्न राउंड टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस। अगेन वी वांट टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस, कि एक प्रोसेस को जो रेडी क्यू में वेट करना पड़ता है हम चाहते हैं कि वो मिनिमाइज हो। अगेन मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम, कि जो पहला रिस्पॉन्स मिला किसी प्रोसेस को वो भी मिनिमाइज होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो, थ्रूपुट मैक्सिमाइज हो। वी वांट टू मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, ये सारी क्राइटेरियंस हम डिस्कस करने के बाद अब हम डायरेक्टली चलते हैं एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली बातें काफ़ी कर ली। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। द फर्स्ट एल्गोरिथम इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो रेडी क्यू में पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, यानी कि तरतीब के साथ उनकी एग्जीक्यूशन होगी। द प्रोसेस दैट enters the ready queue first is scheduled first। जो रेडी क्यू में पहले आया उसको पहले स्केड्यूल किया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। ये नहीं देखा जाएगा कि इसकी सीपीयू बर्स्ट कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। सो एग्जांपल इज, there are three processes that are arrived in a sequence P1, P2 and P3, यानी कि तीन प्रोसेसेस हैं जो रेडी क्यू में इस तरतीब से आए हैं कि P1 पहले आया है, P2 उसके बाद है और P3 उसके बाद आया है। लेकिन उस उन तमाम का जो टाइम है वो हम अस्यूम कर रहे हैं कि वो जीरो है, कि वो जीरो टाइम पे है, लेकिन वो किस तरतीब में पड़े हुए हैं, वो P1 और P2 P3 की तरतीब में पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली किसी क्यू में सबसे पहले कोई एक ही प्रोसेस हो सकता है, एक किसी भी स्लॉट पे कोई पोजीशन पर दो इकट्ठे प्रोसेस नहीं हो सकते। तो अजम्पशन हमारी क्या है इसमें, कि एट टाइम जीरो पे आए हैं, लेकिन उनकी तरतीब क्या है, P1 फॉलोड बाय P2 फॉलोड बाय P3। सो तो ये हमारी, अच्छा इनका बस टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर बस टाइम हम सीपीयू बस टाइम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आईओ बस की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सीपीयू स्केड्यूलिंग। सो जो P1 को टाइम चाहिए है वो 24 यूनिट टाइम चाहिए। अब ये 24 यूनिट टाइम कोई मिली सेकेंड, कोई माइक्रो सेकेंड, ये अब हमें कोई मतलब इसको कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है।
सो द P1 को जो बस टाइम रिक्वायर्ड है वो 24 यूनिट टाइम है, P2 को 3 एंड P3 को भी अगेन 3 चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब अगर हम इसका गैंट चार्ट देखें तो प्रोसेसेस जिस तरतीब में सर्व्ड होंगे, फैसिलिटेट किया जाएगा इनको। जैसे हमने कहा कि P1 हेड ऑफ क्यू है, उसके बाद P2 है, उसके बाद P3 है। सो और assumption हमारी क्या है, ऑल प्रोसेसेस अराइव इन द रेडी क्यू एट टाइम 0 बट इन द सीक्वेंस P1 P2 P3। सो सबसे पहले चूंकि P1 मौजूद है रेडी क्यू में, तो P1 को CPU स्केड्यूल होगा P1 के लिए, और चूंकि उसका जो बस थी वो 24 थी, तो 0 से लेकर 24 यूनिट टाइम के लिए CPU P1 के पास रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है, ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है या नॉन प्रीएम्प्टिव है? तो जरा सोचिए इस चीज के बारे में। इसका आंसर मैं अभी देता हूं। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling एल्गोरिथम है, दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव scheduling, बिकॉज बिफोर कंप्लीशन द बस टाइम द सीपीयू बस, एक प्रोसेस से सीपीयू लिया नहीं जाएगा जब तक उसका जितना भी उसका बस टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव scheduling एल्गोरिथम, ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया। सो जैसे ही 24 पर P1 का बस टाइम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट ऑर्डर में तो जो प्रोसेस पड़ा हुआ था वो P2 था, उसका बस टाइम 3 था, तो 24 से 27 3 यूनिट टाइम के लिए प्रोसेस P2 को मिला। 27 पे P3 को प्रोसेस मिल गया, और अगेन उसका जो बस टाइम था वो 3 था। सो 27 से 30 तक जो है वो प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गया। तो ये गैंट चार्ट हमने देख लिया जिस तरतीब के साथ इसको स्केड्यूल किया जाएगा। आई समराइज द थिंग्स कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या हो रहा है कि जो रेडी क्यू में अहेड पड़ा हुआ है उसको पहले शेड्यूल किया जाएगा, रिगार्डलेस उसका सीपीयू बस टाइम कितना है ये नहीं देखा जाएगा। तो जो पहले मौजूद है उसको पहले सर्व किया जाएगा। तो P1 के बाद P2 और P2 के बाद P3। अब जरा वेटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि अस्यूम कर रहे हैं कि ऑल द प्रोसेसेस P1 P2 एंड P3 केम इन द रेडी क्यू एट टाइम P0, कि हमारे पास T0 यानी कि 0 टाइम पे सारे मौजूद थे, लेकिन तरतीब उनकी थी P1, उसके बाद P2 और उसके बाद P3। सो व्हाट विल बी द वेटिंग टाइम ऑफ P1? 0 पे आया, 0 पे उसको सीपीयू मिल गया, सो द वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज 0 बिकॉज उसको वेट नहीं करना पड़ा। अच्छा, P2 का वेटिंग टाइम 24 कैसे है? देखिए हमारी assumption क्या है कि P2 भी एट टाइम 0 पे आ चुका है, लेकिन इसको वेट करना पड़ा फॉर 24 बर्स्ट के लिए, यानी कि 24 यूनिट टाइम के लिए इसको वेट करना पड़ा। तो P2 की वेटिंग कितनी हुई? 24 यूनिट टाइम की। इसके बाद P3 भी हमारी assumption है वो भी एट टाइम T0 पे आ चुका था, और उसको जो वेट करना पड़ा, देखिए P3 को 27 पे सीपीयू मिल रहा है, इसका मतलब है उसको 27 यूनिट टाइम के लिए वेट करना पड़ा। सो द वेटिंग टाइम for P1 is 0, for P2 is 24 and for P3 is 27। तो इसके लिए जो एवरेज वेटिंग टाइम होगा वो हमारे पास 0 + 24 + 27, और इन सब को अगर हम एडअप करें तो ये बन जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 3। द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस विल बी 17। तो 17 जो होगा हमारे पास वो एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पे जरा देख लेते हैं कि हमने एवरेज वेटिंग टाइम की बात कर ली। हमारे पास जो प्रीवियस इस एग्जांपल में हमारे पास निकला वो हमारे पास 27 ये आपके पास वेटिंग टाइम निकला, सॉरी 17 जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम निकला। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हाट विल बी द टर्न अराउंड टाइम
और उसके लिए हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो हमारे पास। सो हमने एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर, बट वी कैन आल्सो कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम देख लेते हैं कि टर्न अराउंड टाइम P1 का, P2 और P3 क्या आएगा। स्लाइड्स में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इनके टर्न अराउंड टाइम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको टी टर्न अराउंड टाइम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1, तो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम के बारे में हमने कहा था कि जितना टाइम एक प्रोसेस रेडी क्यू में रहता है ड्यूरिंग इस एग्जीक्यूशन, सॉरी जिस टाइम पे वो आता है और जिस टाइम पे वो टर्मिनेट होता है, या जिस टाइम पे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, दैट इज नोन एज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम P1 की बात करें तो वो एट टाइम 0 आया है और उसकी CPU बस कंप्लीट हुई है 24। तो ये 0 माइनस 24 कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा, ये 24 माइनस 0 कर लें, ये हमारे पास 24 इसका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। किसका? P1 का। तो P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? तो अगेन ये भी हमारे पास किस टाइम पे आया है? ये एट टाइम 0 आया है। और ये खत्म किस टाइम पे हुआ है? P2 खत्म हुआ है हमारा 27 पे। तो 27 माइनस 0 या 0 माइनस 27 कर लें तो ये हमारे पास क्या इसका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा? 27। और P3 का हमारे पास टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा? आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। व्हाट विल बी द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P3? 0 पे आया और 3 पे खत्म हुआ, सॉरी 30 पे खत्म हुआ, तो इसका जो टर्न अराउंड टाइम हुआ वो 30 हुआ। सो द एवरेज टर्न अराउंड टाइम विल बी ATT हमारे पास निकलेगा 24 प्लस 27 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाय 3। तो इसको अगर आप एड अप करें, 24 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 51, 51 प्लस 30 दैट इज 81। तो 81 डिवाइडेड बाय 3, द एवरेज TT टर्न अराउंड टाइम विल बी 27। यू कैन फाइंड आउट दैट। और आप थ्रूपुट भी फाइंड कर सकते हैं। थ्रूपुट सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप इसको कर लीजिएगा, बता देता हूँ मैं आपको कि 3 प्रोसेसेस थे, तीनों कंप्लीट हो गए 30 पे, तो 30 डिवाइडेड बाय 3, हमारी जो थ्रूपुट हुई वो 10 आ गई फॉर ऑल द प्रोसेसेस के। एक यूनिट टाइम पे हमारे पास जो है वो एक प्रोसेस या एक यूनिट टाइम पे कितने प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज द थ्रूपुट ऑफ ए सिस्टम। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के वेटिंग टाइम या परफॉर्मेंस जो है हमारे एल्गोरिथम की, पर्टिकुलरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है, इट इज हाईली डिपेंड्स अपॉन इन विच सीक्वेंस द प्रोसेसेस अराइव इन द रेडी क्यू। कि ये तरतीब क्या है, ये तरतीब थोड़ी सी चेंज करने से हमारे सिस्टम की या हमारे एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हो सकती है, बेहतर हो सकती है या ख़राब हो सकती है। अच्छा, अगर हम देखें कि अगर हम अस्यूम कर लें कि हमारे पास बस टाइम उतना ही है हर प्रोसेस का, लेकिन हमने उसकी तरतीब चेंज कर दी। हम कहते हैं कि P1 का बस टाइम वही है 24 ही है, P2 का 3 है और P3 का भी 3 है, लेकिन वो अब आए किस तरतीब से हैं कि वो आए हैं P2 पहले आया है, P3 बाद में आया है और P1 उसके एंड पे आया है। तो वी विल अमेजिंगली सी दैट कि जो वेटिंग टाइम होगा वो कितना ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होगा या रिड्यूस होगा। देखिए कैसे कि हमारे पास जो P1, हमने अगेन वही बात की है कि ऑल द प्रोसेसेस केम इन द रेडी क्यू एट टाइम 0, सारे 0 पे आए हैं। लेकिन जरा देखें P1, जरा वन बाई वन देखते हैं कि P1 को कितना वेट करना पड़ा है। P1 को CPU मिल रहा है, देखें ये P1 को CPU 6 पे मिल रहा है, तो इसका वेटिंग टाइम हो गया 6, 0 पे आया, 6 पे उसको CPU मिला, तो इसका जो वेटिंग टाइम हुआ P1 का 6 हो गया। तो P2 को कितना वेट करना पड़ा? व्हाट विल बी द आंसर? P2 भी 0 पे आया है और 0 पे CPU मिल गया, तो इसको वेट करना पड़ा 0 यूनिट टाइम के लिए, इसको वेट नहीं करना पड़ा। इन दैट पर्टिकुलर केस जब ये तरतीब हमारी है P2, P3 एंड P1, so what will be the waiting time for the P3? The waiting time for P3 will be what?
जीरो पे आया, सारे जैसे हमने कहा सारे प्रोसेस जीरो पे आए हैं, और P3 को जो CPU मिल रहा है वो एट टाइम 3 मिल रहा है, तो इसको जो वेटिंग टाइम होगा वो 3 होगा। तो एड ऑल दीज वेटिंग टाइम, 0 प्लस 6 प्लस 3, 9, the total waiting time of the three process divided by the 3, the average waiting time will be 3। तो आपने देखा कि थोड़ी सी तरतीब चेंज करने की वजह से जो वेटिंग टाइम है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का, जिसको हम कॉन्वॉय इफेक्ट भी कहते हैं। तो कॉन्वॉय इफेक्ट मींस कि शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि भाई एक ब्रिज है, एक ब्रिज में एक वक्त में कोई एक व्हीकल गुजर सकता है। अच्छा, अब अगर कोई स्मॉल व्हीकल होगा जिसका साइज कम होगा और स्पीड ज्यादा होगी, तो वो बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएगा, और उसके पीछे जो आने वाले व्हीकल्स होंगे वो भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो पास थ्रू हो जाएंगे। लेकिन अगर सपोज कर लें कि एक बहुत बड़ा ट्रेलर है कोई, वो ब्रिज में से गुजर रहा है और बड़ी स्लो स्पीड से गुजर रहा है, उसको जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगेगा उस ब्रिज को कवर करने में। लेकिन उसके पीछे ऐसी गाड़ी मौजूद हैं जिसको टाइम तो बहुत कम लगेगा, लेकिन जब तक ट्रेलर उस ब्रिज को एम्प्टी नहीं करता उस वक्त तक वो बाकी जो कार्स हैं जिनको बहुत कम टाइम लगता है उसको क्रॉस करने में, वो क्रॉस नहीं कर सकेंगी। द सेम केस इज विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस हेड ऑफ क्यू है जिसकी सीपीयू बस बहुत ज्यादा है, तो उसको बहुत टाइम के लिए सीपीयू चाहिए होगा, और जैसे ही वो अपनी सीपीयू बस कंप्लीट करेगा और जो बाकी प्रोसेस उसके बाद मौजूद हैं उनका सीपीयू बस बहुत कम है, जैसे ही जिस प्रोसेस की सीपीयू बस ज्यादा है वो क्विकली आईओ परफॉर्म करने के बाद जब दोबारा रेडी क्यू में आएगा, और जो अदर प्रोसेस हैं जिनकी आईओ बस और सीपीयू बस बहुत स्मॉल स्मॉल है, वो भी दोबारा आईओ परफॉर्म करने के बाद दोबारा सीपीयू में आएंगे, रेडी क्यू में आएंगे और वेटिंग फॉर द सीपीयू होंगे। और अगेन हम कह रहे हैं कि P1 को सीपीयू दोबारा मिल चुका है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ आईओ होगी, वो बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज के जो हेड ऑफ प्रोसेस है उसकी जो सीपीयू बस्ट बहुत ज्यादा है और उसको बहुत टाइम के लिए सीपीयू चाहिए होता है, और जो उसके बाद आने वाले प्रोसेस हैं उनका जो सीपीयू बस्ट है वो कम है। सो दो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती हैं या बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज द कॉनवॉय इफेक्ट। तो व्हाट इज कॉनवॉय इफेक्ट? शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको कहा, इसकी एग्जांपल मैं दोबारा बता देता हूं। एक प्रोसेस P1 है, तो P1 को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है वो सीपीयू चाहिए है, और जैसे ही वो सीपीयू बस अपनी कंप्लीट करता है उसको बहुत कम टाइम के लिए आईओ परफॉर्म करनी है, तो ये आईओ परफॉर्म करने के बाद बहुत क्विकली जो है वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा फॉर द टू गेट द सीपीयू। अच्छा, इसके बाद जो P2 और P3 हैं उनको बहुत कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए है, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी जल्दी सीपीयू यूटिलाइज करने के बाद वो भी आईओ परफॉर्म करेंगी और दोबारा वो आ जाएंगी रेडी क्यू में। लेकिन चूंकि P1 का जो सीपीयू बस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे प्रोसेस जिनका सीपीयू बस ज्यादा होगा और वो अहेड ऑफ क्यू है, तो वो जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, या जैसे हम कहते हैं कि वेटिंग टाइम है या टर्न डाउन टाइम है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। तो हमने कहा था कि एक एल्गोरिथम का बेहतर होना किस पर डिपेंड करता है कि हम मिनिमाइज करें वेटिंग टाइम को, हम मिनिमाइज करें उसका टर्न डाउन टाइम को, हम मैक्सिमाइज करें उसकी थ्रूपुट को एंड सो ऑन। तो होपफुली ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी व्हाट इज कॉनवॉय इफेक्ट। तो ये आज के टॉपिक में हमने पहला स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम कंप्लीट किया है, और इस हवाले से कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की कोई चीज़ हो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे।